हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर फ्यू मिनट सीरीज। और इस हफ्ते की फ्यू मिनट सीरीज में हम एक नई टाइप की पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे और एग्जाम से रिलेवेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज या एमपीज कैसे होता है उसको हम देखेंगे। एक नए टाइप की पॉलिटिक्स, यानी कि पहले हम देखते थे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, जहाँ पे एमएलएज को रिजॉर्ट्स में लेके जाया करते थे लग्जरी बसेस में भर भर के। अब वो बन चुकी है बोटिंग ट्रिप्स। लेकिन मकसद वही सामने आ रहा है, किसी तरीके से अपने एमएलएज की लॉयल्टी को बचा के रखना, क्योंकि झारखंड सरकार कुछ समय से मुश्किल में नजर आ रही है। उसी चीज को हम यहाँ हाईलाइट करेंगे। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है स्लीपी क्लासेस का, वो स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप अभी भी एनरोल करवा सकते हैं, बिकॉज अभी भी सिर्फ इनिशियल स्टेजेस के लेक्चर्स हो रहे हैं। आप उसके अंदर आपको ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दोस्तों इंक्लूडेड रहेगी उसमें, उसके अंदर 100 मेंस के क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल सकते हैं इन केस यू मिस द क्लासेस, उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स का ऑनलाइन पोर्टल कंप्लीटली उसके साथ अंडर मिलेगा, ऐसे गाइडेंस की क्लासेस मिलेंगी, और आगे आने वाले समय में यदि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उसमें भी पूरा एंड टू एंड गाइडेंस आपको मिलेगा। वही सेम चीज़ अगर आप फिजिकली ओरिएंट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को फिजिकली रीलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस का कोर्स ले सकते हैं, विच इज सब्सटेंशियली एट अ वेरी कंपेटिटिव प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस आई वुड से। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर बीइंग गिवन इन ऑफलाइन, आपको यहाँ ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, इशू एट हैंड को डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपेरेंटली, अभी तक ये वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड के गवर्नर रमेश बैस को एक रिपोर्ट भेजी है, और उसके हिसाब से, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड के श्रीमान हेमंत सोरेन जी, उनको डिस्क्वालीफाई करने की रिकमेंडेशन भेजी गई है एज एन एमएलए, बिकॉज ही हैज मिसयूज्ड हिज पोजीशन एज द चीफ मिनिस्टर। अभी तक यही जानकारी आई है। हो सकता है जब तक आप लोग ये वीडियो देखें, मे बी देयर कैन बी एन ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम द गवर्नर ऑफ झारखंड ऑफिस, और इस कंफर्मेशन के साथ ही एक नई पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ सकती है झारखंड के अंदर। सोर्सेज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ये हियरिंग्स जो थी कंक्लूड कर ली है। काफी समय से हियरिंग चल रही थी दोस्तों, अप्रैल से हियरिंग्स चल रही थी इस मैटर को लेके, और यही मैटर सुलझाने का अब समय आ गया है ऐसा लग रहा है। और इसी अपेरेंट टेंशन के माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए ये झारखंड के सीएम साहब है हेमंत सोरेन साहब, ये अपने साथ, ये लोग कोई टूरिस्ट पार्टी नहीं है, ये सारे एमएलएज हैं झारखंड के। सो 40 और अराउंड 43 to 49 जो एमएलएज हैं, हो सकता है 49 गए हो सकता है 43, लेकिन इतने एमएलए जरूर घूमने गए थे कल। और ये घूमने इसलिए गए थे टू शो दैट दीज 49 एमएलएज, डिस्पाइट दीज aspersions being cast on the CM, they are together। and आगे आने वाले समय में अगर वोटिंग होती है, अगर ट्रस्ट वोट लेना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा क्यों, अगर ट्रस्ट वोट की बारी आती है तो ये लोग अपने कोलिशन गवर्नमेंट के साथ ही काम करेंगे। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड के अंदर जेएमएम प्लस कांग्रेस, दो मेजर रूलिंग पार्टी के कोलिशन पार्टनर्स हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं, और 49 में से ऑलमोस्ट यू कैन से 33 सीटें जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 30 के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये रूलिंग कोलिशन है ये खतरे में आ सकती है। अब दिक्कत क्या आ रही है इस केस के बारे में? दिक्कत ये है कि जिसने ये पहली बार पिटिशन किया था, ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी ने, उन्होंने हेमंत सोरेन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी गवर्नर के पास जाके, और वो इस बेसिस पे की थी कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 9A वायलेट किया है, और सेक्शन 9A के अंडर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हो, तभी आपके पास चीफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठने का अधिकार होता है। लेकिन मैं इसको और क्लियरली आगे समझाऊंगा कि 6 महीने तक आप बिना एमएलए रहे भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर रह सकते हो। इसका दरवाजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुला रखा गया है। सेक्शन 9A के अंदर क्या होता है? सेक्शन 9A के अंदर जिस बंदे ने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो बंदा एमएलए या एमपी बन के नहीं रह सकता है। उसका रीजन ये है दोस्तों, उसका रीजन ये है सिंपली कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंडर आ जाते हो। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एज एन एमएलए आप गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी नहीं हो सकते हो। सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट है। आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए जाते हो ताकि आप पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सरकार को क्वेश्चन कर सको, सरकार पे सवाल पूछ सको, सरकार की नीतियों को क्वेश्चन कर सको, टारगेट कर सको। और इस रोल के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट के साथ आपका कोई रिलेशन है तो उसको भी गलत माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। दूसरा एस्पेक्ट दोस्तों इसका क्या है? दूसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि अगर मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं एज अ मिनिस्टर, if I am the part of a government as a minister and I am in contract with the government, मैं गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हूं और मैं गवर्नमेंट का पार्ट भी हूं, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं अगर उस अथॉरिटी का हिस्सा हूं जो प्रोजेक्ट सैंक्शन करती है, लीज सैंक्शन करती है, यहां पे माइनिंग लीज का केस है, और अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूं, यानी कि जो लीज के लिए अप्लाई करने आ रहा है वो कंपनी भी मेरी कंपनी है, तो ऑफ कोर्स ये जो है वो एक तरह का करप्ट प्रैक्टिस मानी जा सकती है, ये सेल्फ एनरिचमेंट मानी जा सकती है, मिस यूज ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस मानी जा सकती है, बिल्कुल। लेकिन यहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्रक्स है वो सेक्शन 9A से आ रहा है, और इसीलिए बात आती है कि डिस्क्वालिफिकेशन किसी एमएलए की या एमपी की कैसे हो सकती है। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर बड़ा ही फेवरेट टॉपिक रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, इस सवाल के ऊपर काफी तरीकों से आपको फंसाया गया है, और कई बार तो काफी सिंपल सवाल भी आ जाता है मेंस के अंदर। तो आज मैं आपको इस जो अरेंजमेंट हो रहा है झारखंड के अंदर उसको समझाने से पहले ये बैकग्राउंड दे देता हूं कि संविधान और लॉ के अंदर किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी एमएलए को, एक्चुअली आई वुड से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इनको क्या बोलेंगे आप? लेजिस्लेटर। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट का मेंबर है, या लोकसभा का या राज्यसभा का, और एमएलए का मतलब किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है। अगर इन दोनों की बात करें तो लेजिस्लेटर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या तरीके होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, दो मोड्स हैं, दो सोर्सेज हैं जहां से हमें इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया पता लगते हैं। पहला सोर्स है हमारा संविधान, और संविधान के अंदर दो जगह से हमें डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया पता लगते हैं। एक तो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191, यानी 102 एंड 191। दीज आर्टिकल्स डिस्कस अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड 191 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये हम आगे देखेंगे। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के अंदर जो लॉ है उसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, और एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ भारत के संविधान में ऐड किया है। प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। और दूसरी बात ये कि संविधान के बाहर भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मेंशन्ड है। कहां पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर उसका जो चैप्टर 3 है उसमें 7 से लेकर 11 तक सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, और वो पूरा चैप्टर 3 डील करता है कि किस आधार पे, किस बेसिस पे किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, सोर्सेज हमारे पास यहां 3 है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी और एमएलए के। ये भी आपने याद रखना है कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो होती हैं वो ऐसे होती है कि आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन ऐसी होती है कि आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो टू फ्रॉम बीइंग दैट एमपी और एमएलए, दैट पर्सन इज ऑलरेडी एमपी और एमएलए, और फिर आप उसको डिस्क्वालीफाई करते हो। ये दोनों तरीके से काम करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि जो सर्विंग एमपी या एमएलए है दैट विल ऑल्सो हैव द इक्वल responsibility in these as someone who is just filing his nomination paper। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। कई चीजों में, कई जो लॉज है वो सिर्फ सर्विंग एमपी एमएलए पे ही लगते हैं, जैसे ये एंटी डिफेक्शन है,
इसको मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अलग से टॉपिक है, कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो ये एंटी डिफेक्शन जो है ना, वो तो सर्विंग एमपी एमएलए पे ही चलेगा, जो नॉमिनेशन फाइल करने आए उस पे नहीं चलेगा। लेकिन बाकी के जो आर्टिकल्स हैं दे आर फॉर बोथ द वन हु फाइल्स नॉमिनेशन पेपर एंड द वन हु इज ऑलरेडी इनकम्बेंट और सर्विंग एमपी एमएलए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं संविधान में क्या लिखा है। संविधान का आर्टिकल 102, सिमिलरली 191 फॉर स्टेट एमएलएस, सिमिलरली फॉर एमपी, ये कहता है कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चोजन और बीइंग मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और इसके 5 क्राइटेरिया देता है। क्राइटेरिया नंबर 1, अगर वो पर्सन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। कहने का मतलब है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन यहां नहीं दी गई है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक बहुत ही अलग से टॉपिक भी डिस्कस होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समराइज तरीके से बता देता हूं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आप एमएलए हैं तो आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैंने वहां डिस्कस किया था। You cannot be an employee of the government, you cannot draw salary from the government, you cannot draw material benefits from the government, otherwise आपका रोल एज एन एमएलए जो है वो करप्ट हो जाएगा, है ना। आप अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ क्वेश्चन तो पूछोगे नहीं पार्लियामेंट में जाके, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में नहीं हो सकते हो। और इसके लिए एक जो है बैकडोर एंट्री भी दे दी है, क्या कि if a law declares that X office is not office of profit, then that person may not be disqualified. For example, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का केस होता है कई बार। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रख देती है, 10-10, 20-20 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज रख देती हैं, और अपने कानून के तहत अपने स्टेट के लॉ के अंडर लिख देती हैं कि these parliamentary secretaries are out of the ambit of office of profit. तो जो लोग मिनिस्टर नहीं बन पाते उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो ऐसा भी, ये भी कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। तो दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आई विल ट्राई टू डिस्कस इन सम अदर वीडियो, क्योंकि मैं बाकी डिस्क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे डिटेल करना चाहता हूँ। दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है इफ दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। देखना, याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है और आरपीए में कौन सा है। कॉन्स्टिट्यूशन के 5 रट लेने हैं। तो इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड देन ही और शी इज नॉट फिट टू बी एमपी एमएलए। रिसेंटली हमने देखा कि किसी सज्जन ने आपके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट यही प्ली लाई थी कोर्ट के अंदर, जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। उनके खिलाफ ये प्ली लाई गई थी दैट इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए एज एन एमएलए ऑफ दिल्ली असेंबली। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोर्ट में कहा था कि भाई मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे याद नहीं है। सो दे सेड ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, अभी हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे इसको, बिकॉज दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड और नॉट। एनीवेज, तो ये अनसाउंड माइंड भी एक एस्पेक्ट है जिसकी डेफिनेशन अगेन नहीं दी गई है, तो कंफ्यूजन आ जाती है। इफ इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कहने का मतलब है बहुत सारा लोन लिया हुआ है, बहुत सारी बोरिंग की है और वो रिपे नहीं कर पाए हैं, ऐसा बंदा भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फोर्थली, इफ दैट पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर ऐसा पाया जाता है कि वो बंदा सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, बिकॉज बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू बिकम एमपी और एमएलए, ठीक है, या वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर कानून कोई लॉ बनाए, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, उसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाए। दैट फिफ्थ वन इज पार्लियामेंट को पावर दे दी कि तुम बाकी और कानून बना लो और उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन डाल दो। तो उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जन्म होता है इससे, और उसके अंडर ये बनाया जाता है कि भाई आरपीए 1951 के अंदर भी हम डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो देखेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर देखिए, एंटी डिफेक्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, रीजन बीइंग कि उसके अलग से हम वीडियो डिस्कस कर सकते हैं, दैट्स अ टॉपिक इन इटसेल्फ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ना, 7 से लेकर 11 तक बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिस्कस सेक्शन 8, ठीक है, मेनली सेक्शन 7 में डेफिनेशंस वगैरह है। सेक्शन 8 में क्या है, सर्टेन ऑफेंसेस के लिए अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो, और बड़े सारे ऑफेंसेस की उसमें लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल 153A प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स, 171E ब्राइबरी, 376 रेप, 498A डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द डोमेस्टिक हाउस होल्ड। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजों के लिए अगर आपको सजा हो जाती है तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं जी, कन्विक्ट हो जाते हैं अगर आप। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, अनटचेबिलिटी वाला, नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स हैं इसके अलावा, ठीक है। तो इन सब एक्ट्स में अगर आप कन्विक्ट हो गए
और 2 साल से ज्यादा का जेल टाइम आपको मिलता है तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी जी, और वो डिस्क्वालिफिकेशन चलेगी अप टू 6 years आफ्टर द रिलीज ऑफ योर पर्सन। तो जब बंदा रिलीज भी हो जाए इस केस में से तो उसके भी 6 साल के बाद तक वो डिस्क्वालीफाई होता है, इसका मतलब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये क्लियरली यहां पे डिफाइंड है। सेक्शन 8A क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस और भी लिखी गई हैं इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो उसके अंदर मैक्सिमम 6 years की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है आपको। इन सभी डिस्क्वालिफिकेशंस में एक कॉमन थ्रेड है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। फिर आता है सेक्शन 9, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिसमिसल फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी। ये क्या है? ये कहता है कि अगर आप कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे, चाहे स्टेट के या सेंटर के, अगर आपको करप्शन की वजह से सस्पेंड किया गया था, डिसमिस किया गया था, सॉरी नॉट सस्पेंड, डिसमिस किया गया था, अगर आपको करप्शन केस के अंदर डिसमिस किया गया था की वजह से, तो आपके सस्पेंशन के 5 साल के बाद तक आप इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकते, आप MP MLA नहीं बन सकते, यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। सेक्शन 9A ये है जो हेमंत सोरेन को सता रहा है। So a person shall be disqualified if there subsists a contract entered into him in the course of his trade or business with the appropriate government for supply of goods or execution of works by the government। देखिए, एक MP और MLA को ये अलाउड है कि वो अपना प्राइवेट बिजनेस रन कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। सारे काम छोड़ छाड़ के MP MLA नहीं बन सकता ना। गौतम गंभीर को हम देखते हैं, वो MP हैं लेकिन वो तो कमेंट्री कर रहे होते हैं, कई बार हम देखते हैं उनको तो नहीं मना किया किसी ने। कई सारे लॉयर्स जो MP MLA हैं वो अपनी लॉ की प्रैक्टिस चालू रखते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब आता है जब वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अपना एक नॉमिनेशन दे देते हैं कि हम भी इसके अंदर भागीदारी रखना चाहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? वही प्रॉब्लम जो मैंने इनिशियली डिस्कस की थी, तो दोबारा देख लेना कि व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से सेक्शन 9A डाला गया है। एनीवेज, सेक्शन 10, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट कंपनी। कहने का मतलब वही बात जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है, यहां पे भी आ सकती है। अगर कोई MP या MLA किसी ऐसी कंपनी का मैनेजर है या सेक्रेटरी है या मैनेजिंग एजेंट है या इस तरीके की पोस्ट पे है जिसमें गवर्नमेंट का 25% से ज्यादा शेयर है, दोबारा सुन लो, इफ MLA और MP इज मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ एनी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 25% से ज्यादा है, अगेन दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। सो दैट पर्सन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की ज्यादा शेयर होल्डिंग है। इसका क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट से इनडायरेक्टली इनकम डिराइव कर रहा होगा, गवर्नमेंट के प्रॉफिट्स उसके प्रॉफिट, गवर्नमेंट का लॉस उसका लॉस, तो वो गवर्नमेंट के हित में ही रहेगा हमेशा। ऐसा MP और MLA हमेशा गवर्नमेंट के हित में ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रॉफिट मतलब उसका प्रॉफिट, क्योंकि वो वहां काम कर रहा है। तो अगेन दिस कम्स टू द सेक्शन 10 ऑफ RPA। And also there is disqualification for failing to lodge the account of election expenses। election expenses के ऊपर लिमिट लगाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन असेंबली की इलेक्शंस की अलग होती है, लोकसभा इलेक्शंस की अलग होती है, उसका इलेक्शन एक्सपेंस आपको देना पड़ता है, तब जाके आपको क्वालिफिकेशन होगी। अदरवाइज इफ यू आर नॉट एबल टू लॉज द अकाउंट ऑफ योर एक्सपेंसेस यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 3 years। 3 साल तक की डिस्क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है। अब ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई ऐसा मैटर आता है डिस्क्वालिफिकेशन, तो क्या होता है? सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते हो, इलेक्शन कमीशन उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नर के पास कंप्लेंट जाती है और गवर्नर इलेक्शन कमीशन को कहता है कि आप इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब भी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा तो गवर्नर को वो बात माननी पड़ेगी। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर कौन निकालेगा? स्टेट में गवर्नर निकालेंगे और सेंटर में MP MLA के लिए प्रेसिडेंट निकालेंगे। दोनों ही केस में इन दोनों को रेफर करना पड़ता है किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करे, उसका जो परिणाम निकलेगा, चाहे वो कहे डिस्क्वालिफिकेशन या ना कहे कि ना, नो डोंट नीड टू डिस्क्वालिफाई, इन बोथ द सर्कमस्टांसेस द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन दीज पीपल, so they cannot refuse, क्योंकि यहां लिखा हुआ है that they shall obtain the opinion of election commission and shall act according to such opinion। same thing is written in your article 102 also, same thing is written in article 191। तो ये बात आपने याद रखनी है दोस्तों, बाइंडिंग एडवाइस वाली।
अब इस केस के ऊपर फटाफट आते हैं। इस केस में क्या हुआ, हेमंत सोरेन साहब को गिल्टी पाया गया कि उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके एक स्टोन माइनिंग की लीज थी वो खुद को ही प्रोवाइड कर दी। खुद को मतलब वो किसी कंपनी के ओनर होंगे और उस कंपनी को ही वो माइनिंग की लीज मिल गई। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट के माइनिंग डिपार्टमेंट के भी हेड हैं, तो इतना बड़ा ही ब्लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां नजर आ रहा है। गवर्नमेंट को बीजेपी एमएलए की तरफ से गवर्नर को कंप्लेंट मिली थी, गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कंप्लेंट दे दी थी और 2021 के अंदर ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इशू हुआ था, यानी कि माइनिंग लीज जो अवार्ड हुई थी। ऑल्दो उसके बाद ये माइनिंग लीज गिव अप कर दी गई। एडवोकेट जनरल ने ये भी कहा, जो झारखंड गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने इस साल केस जब चल रहा था हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये गलती से हुआ है और हमने लीज सरेंडर कर दी है। बट जिस तरीके का पेपर ट्रेल है, यानी जिस तरीके से अप्लाई किया गया है लीज के लिए, ये गलती नहीं समझी जा सकती। इसीलिए ऑपोजिशन वालों ने भी काफी फायदा इस चीज का उठाया और अब इमिनेंट है कि गवर्नर की तरफ से कोई ऑर्डर आ सकता है। अगेन जस्ट आप हो सकता है आप जब ये न्यूज देख रहे हो, जब ये वीडियो देख रहे हो, तब तक ऑर्डर आ चुका हो। अब अगर ऐसा ऑर्डर आता है तो फिर क्या ऑप्शंस रहते हैं? देखिए, मिस्टर सोरेन अगर असेंबली मेंबरशिप लूज कर जाते हैं बिकॉज ही विल हैव टू स्टेप अप अवे, फर्स्ट ऑप्शन इज कि वो कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और ऑन द ग्राउंड्स कि जो उन्होंने किया वो सेक्शन 9A के अंडर नहीं आता। मान लीजिए वो अब गवर्नर को का ऑर्डर को मान लें, तो वो तब भी सीएम बने रह सकते हैं 6 मंथ्स के लिए। आपको पता होगा ना कि आर्टिकल 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि आप सीएम, मिनिस्टर या पीएम या मिनिस्टर बने रह सकते हैं अप टिल 6 मंथ्स विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। 6 महीने का आपको टाइम मिलता है। अब अगर आप मान लीजिए आप हेमंत सोरेन है और आप अपनी सीट से रिजाइन कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो एज अ सीएम आप, 2 ऑप्शन है, आप एज अ सीएम कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप रिजाइन कर दें अपनी पोजीशन से एज अ सीएम और बाई इलेक्शन लड़ लें, क्योंकि ये भी रूल होता है कि जहां पे सीट खाली हुई है एमएलए की, सीट तो खाली हो जाएगी जैसे ही वो कहेंगे आप एमएलए के तौर पे डिस्क्वालीफाई हो, तो वहां पे बाई इलेक्शन होगा और बाई इलेक्शन लड़के आप 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्ट होके आ सकते हो। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर सीएम रिजाइन करते हैं अपनी पोस्ट से तो ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल आल्सो हैव टू रिजाइन। तो ऐसा भी हो सकता है कि नए तरीके से सरकार बनाने का मौका मिले जो एक कोलिशन गवर्नमेंट को, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ एमएलएस को दूसरे ऑपोजिशन पार्टी वाले कहें कि आप इनका सपोर्ट ना करें, इस बार कोलिशन ना बनाएं। इसीलिए ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, वोटिंग पॉलिटिक्स चल रही थी दोस्तों। तो ये वहां लेके गए कि हाँ जी हम सब एक हैं, सारे जो रूलिंग पार्टी के कोलिशन पार्टी के मेंबर हैं सब घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो मटन खाने गए थे, ये वो ऐसी स्टेटमेंट आ रही है वहां से। बट आगे फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता। तो ये मैंने बताया कि ऑप्शन ये है कि आप चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बने रहें, आप 6 महीने के अंदर अंदर जो है यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। सेकेंडली यू कैन रिजाइन, 6 महीने के लिए किसी और को सीएम बना दो और आप तब तक इलेक्शन जीत के दोबारा सीएम बन जाओ, जैसा ट्राई किया गया था दोस्तों, याद करो उत्तराखंड में, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा था। और अब आप ये भी कर सकते हो कि आप वेट वॉच गेम खेलो, ऑर्डर को लीगली चैलेंज करो, स्टे ले लो, है ना। तो इसी वजह से ये एमएलएस का जो ये खेल चल रहा है ये झारखंड के अंदर हमें नजर आ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है हमें और भी ज्यादा चीजें समझ आए, बट हमारे लिए जो यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं दोस्तों, सेक्शंस 8 से लेके 8A, 9, 9A, 10, 10A, ये हमने 6 सेक्शन याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग योर आंसर इन द मेंस ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और दिस विल हेल्प यू इन द प्रीलिम्स ऑल्सो। तो जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अपना स्ट्रेंथन करना चाहते हो, आपको लगता है कि 1 या 2 सब्जेक्ट्स में जो है आपकी कमी रह रही है और बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हो, तो आपको ये ऑफर दिया जाता है कि आप अपने बंडल ऑफ कोर्सेज चुन सकते हो फॉर यूपीएससी सीएसई 2023। यहाँ पे आपको 10 सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस हैं और जिसके साथ साथ आपको एंटायर कोर्स प्रोवाइड होगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डेली क्विज प्रोवाइड होगा, कंटेंट को अपडेट किया जा रहा है सिलेबस के साथ साथ, करंट अफेयर्स के साथ साथ, और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। तो इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में।